नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार अपने चैनल जीडी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल के हिंदी प्रश्न पत्र का एक प्रारूप बताऊंगा। तो ये बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ से रूबरू करा दूं कि आप लोग हमारे छोटे भाई हैं और अभी कक्षा हाई स्कूल का जो है कि पेपर देने जा रहे हैं। तो उसमें हेजिटेशन बना रहता है बच्चों का कि किस प्रकार से प्रश्न आएगा, कैसे करेंगे, और एक डर सा बना रहता है। तो इस डर को आप निकाल कर एकदम फ्रेश माइंड से आप बैठिएगा परीक्षा में और देखिएगा आपके आरी बगल कहीं भी कोई चिट या कोई पर्चा वगैरह पड़ा हो तो उसे आप अपने कक्ष निरीक्षक को दे दीजिएगा और डेस्क में भी अपना चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कोई पर्ची उसमें छुटी रहती है तो और बिला वजह उसमें परेशानी होती है। और दोस्तों, रही बात कि प्रश्न पत्र की, प्रश्न पत्र आपका जो है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं, सिर्फ एक डर आदमी के अंदर बना रहता है कि किस तरह से प्रश्न आएगा, कैसा प्रश्न आएगा। तो डर बस लोग काफ़ी भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन है कि आप लोग एकदम पूरी तरह से फ्रेश माइंड से बैठिएगा और कोई किसी प्रकार का टेंशन न लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि जैसे सबसे पहले तो दो टाइप के प्रश्न आते हैं। जैसे एक होता है गद्य से और एक होता है पद्य से। तो गद्य से जो प्रश्न आते हैं उसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे जो है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसे क ख ग घ ऐसे करके दिया रहेगा। तो उसमें सबसे पहले जैसे पूछ लेता है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से एक सही उसे पहचानिए। जैसे कथन आपको 4 कथन दिए रहेंगे, तो कथन में 3 तो ठीक नहीं रहेंगे, एक आपका ठीक रहेगा, उसको आपको चूज करना रहेगा, उसको आप जो है कि सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है दोस्तों जैसे कि रचना पूछ देगा कि इस रचना के रचनाकार कौन हैं। जैसे उसमें आ गया इंद्रजाल, अर्धनारीश्वर, और आ जाएगा अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें पूछेगा कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सी रचना है। तो उसमें जैसे उसमें दिया रहेगा बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा में हजारी प्रसाद का है, उपन्यास है। और उसमें जैसे रामधारी सिंह दिनकर का दे दिया, उर्वशी दे दिया, जयशंकर प्रसाद का ध्रुवस्वामिनी दे दिया। तो उसको छोड़कर जिस लेखक का पूछा रहेगा उसको आपको चुनना है। रही बात आगे दोस्तों, तो इसके बाद आ जाएगा कि कभी कभी पूछ लेता है जैसे इनमें से एकांकीकार कौन है। उसमें 2-3 निबंधकार 3 निबंधकार दे देंगे और उपन्यासकार दे देंगे, एक एकांकीकार दे देंगे। तो उसमें आपको चुनना रहेगा। और उसके बाद कभी कभी पूछ देता है कि विद्या पूछ देती है, जैसे कि रेखा चित्र की विद्या, मतलब इसमें कौन, जैसे 4 वो दे देगा, रचना दे देगा, उसमें पूछ देगा इसमें रेखा चित्र विद्या की कौन सी रचना है। तो उसको भी आप जैसे कलेक्ट कर लीजिएगा 10-15-20 रेखा चित्र, 10-15-20 जो है कि उपन्यास, आत्मकथा। इस प्रकार से आपको जो है कि आ जाएगा। और मोस्ट जो हमारे लेखक हैं जैसे हो गए रामधारी सिंह दिनकर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और आ जाते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से कई ऐसे और हैं जैसे जयशंकर प्रसाद हैं। इस प्रकार से 5-6 लेखकों का आप रचना जब रटे रहेंगे तो आपको उतने में मिल जाएगा। और जो है 4 रचना में सिर्फ एक ही रचना आपको टिक करना है। और उसके बाद आ जाता है दोस्तों कि कभी कभी पूछ लेता है कि निर्गुण काव्यधारा के कौन से कवि हैं, या पूछ लेता है प्रगतिवादी काव्यधारा के कौन से कवि हैं, या पूछ लेता है छायावाद काल का कौन सी रचना है। तो इस प्रकार से आपको बताना है उसमें दोस्तों कि किस प्रकार से जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के जनक कौन हैं, अज्ञेय जी। इन प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इससे तो आपको क्वेश्चन आना ही आना है पक्का।
इसमें आपको दो राय नहीं कि इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें आएगा। इसको आप विशेष ध्यान देकर जाइएगा परीक्षा में, क्योंकि अक्सर ये वाद जो हैं इसमें जो है लेखकों में कंफ्यूजन बना रहता है। इसको आपको पूरी तरह से करना है। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि गद्यांश और पद्यांश। जैसे आपका गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश जैसे मान लीजिए आपको किसी भी लेखक की कोई कहानी दे दी गई, उस कहानी का एक गद्यांश, गद्य का एक अंश आपको दे दिया जाएगा। उसमें कहेगा कि इसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। तो सबसे पहले आप दोस्तों क्या करेंगे कि आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, जैसे आपको दे दिया मुंशी प्रेमचंद का किसी कहानी, जैसे गोदान का दे दिया, उपन्यास का दे दिया गोदान का, तो उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्य नहीं लिखेंगे, पद्य तो कविता में आ जाता है, गद्य लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी हिंदी चलती है, ज्ञान भारती जो भी चलती है, से गोदान नामक उपन्यास से लिया गया है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये तो आपका संदर्भ में आ गया। उसके बाद प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रसंग में होता क्या है, जैसे कोई जो कहानी का गद्यांश दिया रहता है उसका पूरी उतनी कहानी का भावार्थ क्या है, उसका भाव क्या है, उसका भाव क्या निकलता है, तो उस भावार्थ को आप प्रकट करने के लिए लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य खंड में जैसे गोदान का हो गया कि कृषक जीवन पर आधारित, जैसे कृषक जीवन पर आधारित लिखा गया है और इसको जो है कि कृषक जीवन पर दर्शाया गया है, बस इतना ही उसमें लिखना है। आपके संदर्भ प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत रचना जो है जो प्रस्तुत रचना है वो गोदान से लिया गया है और गोदान के जो है कृषक जीवन पर आधारित है, बस इतना लिखना है। उसके बाद व्याख्या में आपको जैसे कि जो गद्य दिया रहेगा उसका अर्थ, कभी कभी शब्दों का जो है अर्थ आपको निकालना पड़ता है, उसी अर्थ को निकालकर उसमें लिखना पड़ेगा। और जितने शब्द का दिया रहेगा, जैसे दे दिया 80 शब्द का लिखना है तो आपको 80 शब्द में लिखना है उसको, तो ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है पद्यांश। पद्यांश में होता क्या है, आपको एक वो दे दिया जाएगा, जैसे कोई कविता दी जाएगी तो कविता में आप जिस जगह गद्य खंड लिखे रहे हैं उस जगह आपको पद्य खंड लिखा जाएगा। जैसे दे दिया आपको कि निराला जी का भिक्षुक जो कविता दी गई है उसमें से अगर आपको एक खंड निकाल कर दे दिया और कहेगा कि इसका जो है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो आप संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक बाल भारती जो भी हो हिंदी का नाम से भिक्षुक नामक पाठ्यक्रम से उद्धृत है और इसके रचयिता लेखक नहीं होगा, इसके रचयिता निराला जी हैं। तो इतना लिखना पड़ेगा आपका संदर्भ में। उसके बाद आ जाता है प्रसंग में। प्रसंग में ये लिखा जाएगा जैसे उसमें जो भाव छुपा होता है, जो पद्य खंड में भाव छुपा होता है उसी भाव को आप यहाँ प्रदर्शित करेंगे। जैसे प्रस्तुत पद्य खंड में निराला जी ने एक भिक्षुक की दशा को उद्धृत किया है, इतना आपको प्रसंग में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा व्याख्या। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों व्याख्या में होता क्या है कि व्याख्या में आप जैसे आपके गुरुजी ने जो बताया है उसका जो विख्यात रूप बताया है उसको आप यहाँ लिखेंगे, उस गद्य खंड से आधारित जो रहेगा उसको आप यहाँ लिखेंगे।
और उतने शब्द में लिखेंगे जितने शब्द में आपको बताया गया है, 80 शब्द या 100 शब्द जो भी बताया रहता है उसको आपको लिखना पड़ेगा। ये लिखना दोस्तों। उसके बाद आ जाता है लेखकों का जीवन परिचय। लेखकों के जीवन परिचय में आ जाएगा, जैसे आपको मोस्ट जो लेखक हैं जैसे हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, और दूसरा हो गया रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद ये हो गए। और आ जाते हैं दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि चौथे नंबर पर जैसे निराला जी को पूछ लिया, निराला जी का जीवन परिचय। इस प्रकार से ये रामधारी सिंह जी और हजारी प्रसाद जी और जयशंकर प्रसाद जी, इनमें से 3 का आप याद कर लेंगे तो एक आना ही आना है जो आ जाएगा। और जो है कि इनमें से एक ही का जीवन परिचय लिखना है आपको, बाकी किसी का नहीं, एक उसमें से एक ही मतलब लेखक का आपका जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा अगला प्रश्न क्या होता है कि ये तो हो गया गद्य खंड से जो रचनाकार थे, और पद्य खंड से रचनाकार गद्य खंड से, अब पद्य खंड से क्या आ जाएंगे, पद्य खंड से रचनाकार आ जाएंगे दोस्तों। जैसे जो कविताएं लिखे हैं, जैसे हो गया इनमें क्या रहेगा, जो कविताएं लिखे हैं जैसे तुलसीदास, दूसरे नंबर पर सूरदास, और तीसरे नंबर पर कबीरदास, और भी दिए जाएंगे इसमें, जैसे दे दिया जाएगा महादेवी वर्मा दिया जाएगा। इनके जीवन परिचय में दोस्तों आपको इनमें से एक का लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो 3 दास हैं इनमें एक दास तो देना ही देना है, तो तीनों दास को आपको याद रखना है, एक आ जाएगा उसमें से एक आप लिख लेंगे। और फिर दोस्तों आ जाता है संस्कृत का गद्यांश आ जाएगा। संस्कृत का गद्यांश आ जाएगा तो उसमें भी आपको जो है कि उसमें क्या दिया रहेगा आपको संस्कृत गद्यांश में, कि संस्कृत के किसी भी कहानी का एक गद्य खंड दे दिया जाएगा। और गद्य खंड में दोस्तों क्या होता है कि उसका संदर्भ गद्य, जैसे हमने आपको बताया था प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता ये हैं। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। फिर प्रसंग में जो गद्य खंड दिया रहेगा संस्कृत का, उसका जो भाव निकलता है, मतलब उसका पूरे गद्य खंड का भाव क्या निकलता है, उसको आपको प्रसंग में लिखना पड़ेगा। उसके बाद व्याख्या दी जाएगी। व्याख्या में उसका आपको विख्यात रूप से उसका वर्णन करेंगे आप। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लगभग 2 या 3 श्लोक आपको याद रखना है, जो आपको रटाया आपके दिमाग में बैठा हो उसको रखना पड़ेगा, जो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, जो आपके प्रश्न पत्र पे नहीं आया रहेगा। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि जैसे दिया रहेगा कि संस्कृत में दिया रहेगा कि क्या रहता है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शनों में आपको संस्कृत में लिखा रहेगा कि सह गृहम गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति, इस प्रकार से दिया रहेगा। उसमें कहा जाएगा कि इसमें कौन सा ठीक है। तो जब आप संस्कृत पढ़े रहेंगे तो उसमें काल और
किस लिंग में है, कैसे है, उसको आपको जान लेना है। वो जब जान लेंगे तो आप उसको जो ठीक रहेगा उसको आप जो है टिक मार देंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाता है रस। रस आ जाता है। रस में हम आपको बता दें दोस्तों, जैसे एक होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस पहला नंबर। दूसरा नंबर वीर रस। वीर रस, श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस। करुण रस तीसरा। और आ जाता है हास्य रस। हास्य रस। वैसे तो दोस्तों रसों की संख्या 9 है, लेकिन यहाँ जो है कि श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, यही आप 4 याद कर लेंगे तो उसमें एक आना ही आना है। उसमें पूछ लेता है इसका अस्थाई भाव क्या है, या एक श्लोक दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लेगा इसमें कौन सा रस है। तो इस प्रकार से आप ये चारों रसों को याद रखे रहेंगे तो एक रस आपको मिलना है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि 2 शब्द दिए रहेंगे, जैसे तत्सम तद्भव पूछेगा। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव पूछेगा। तो जैसे दिया रहेगा आपको 2 शब्द दिया रहेगा, पूछ लेगा इसका तत्सम रूप क्या होगा। जैसे गांव का कभी पूछ लेता है कि आपको तद्भव दे देगा, उसका तत्सम पूछ लेगा। जैसे दे देगा गांव, गांव का क्या होता है, तत्सम ग्राम होगा। क्या होगा, ग्राम। तत्सम जो होता है दोस्तों, ये संस्कृत से हूबहू लिया गया चीज़ होता है, जो संस्कृत से हूबहू लिया जाता है। और तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत से अपभ्रंशित होकर जो है कि हिंदी में आ जाता है, उसे तद्भव कहते हैं। तो जैसे दे देगा कि आज, आज का तत्सम क्या होगा, तत्सम अद्य होगा। क्या होगा, अद्य होगा। और जैसे दे दिया दूध, दूध क्या है, दूध तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो गया, दुग्ध। क्या हो गया, दुग्ध। इस प्रकार से आपको दोस्तों देगा कि इसका जो है जैसे तत्सम का तद्भव क्या होगा, तद्भव का तत्सम क्या होगा या तत्सम का तद्भव क्या होगा, ये आपको देगा। उसके बाद आ जाएगा पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों पर्यायवाची शब्द। 2 शब्द दिए रहेंगे, उसका पर्यायवाची आपको पूछेगा कि जैसे क्या होता है कि जैसे पूछ लेगा आपको कि इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची क्या है। जैसे आपको ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा इंद्र का पर्यायवाची क्या है। गंगा का पूछ लेगा, गंगा का पर्यायवाची क्या है, उसमें आपको 4 दिया रहेगा, उसमें जो है चुनना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूछ लेगा कि बंदर का पर्यायवाची क्या है, बंदर का। जैसे इस प्रकार से आपको पूछ लेगा कि 2 पर्यायवाची बताइए, इस शब्द का 2 पर्यायवाची बताइए। जैसे बंदर का हो गया कपि, मरकट, और गंगा का हो गया कि वो क्या हो जाता है कि जाह्नवी, देवपगा। और आ जाता है इंद्र का हो जाता है कि देवराज या देवेश। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आप लगभग 8-10 पर्यायवाची जो मोस्ट हों उसको याद करके जाइएगा और उसी में से आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है कि जैसे संधियां दी रहेंगी, सबसे पहले तो जैसे दे देगा कि कोई संधि विच्छेद करके आपको दे देगा। जैसे विद्याधन आलय, जैसे इति धन आदि, तो इसका क्या हो जाएगा, इत्यादि। तो ये पूछेगा दोस्तों कि इत्यादि कौन सा संधि है, तो इत्यादि जो है यण संधि में आएगा, ये यण संधि आएगा। तो जो संधियां हैं उनको आपको याद करके जाना है। तो
वो दोस्तों आपको संधि पूछेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा कि शब्द युग्म, जैसे दो शब्द दिए रहेंगे, दो शब्द दिए रहेंगे शब्द युग में क्या रहेगा, दो शब्द दिए रहेंगे, तो उसका जो है कि अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों जो हमने आपको ये बताया था कि पर्यायवाची शब्द में आपको पूछ लेगा, जैसे इंद्र का हो गया, गंगा का हो गया, बंदर का हो गया और कमल का हो गया और जो है कि आपका आ जाएगा रात का हो गया और आपका दिन का हो गया। इस प्रकार से कई जो है कि नदी का हो गया, नदी का हो गया। इस प्रकार से आपको कई पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, याद करेंगे उसमें से 8-10 याद कर लेंगे, उसमें आ जाएगा। और रही बात दोस्तों, जैसे आपका पूछ लेगा कि संस्कृत में क्या होता है, कि जैसे नदी क्या होता है, नदी का, और बालक का, नदी का, बालक का, और मति का। एक नदी तो बहुत ज़्यादा आता है, नदी, बालक और मति। इसका पूछ लेगा कि जैसे इसका एक रूप दे देगा, उसको पूछेगा यह रूप किस पुरुष में और किस विभक्ति में है। जैसे पूछ लिया, जैसे नदी का पूछ लिया कि नदी में जैसे पंचमी विभक्ति का प्रथमा वचन और प्रथम पुरुष कौन सा है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न आएंगे, उसको आपको लगाना है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि जैसे पठ धातु हो गया, पठ धातु तो पूछ देगा, जैसे इसमें दिएगा पठति, पठता, पठन्ति, पठास, पठावा, पठामा। इस प्रकार से आपको देगा, तो उसमें एक शब्द दिया रहेगा, तो उससे पूछेगा यह किस पुरुष का कौन सी विभक्ति का जो है कि धातु है, तो उसको आपको लगाना होगा। तो अक्सर क्या होता है, पठ धातु आ जाता है, हंस धातु आ जाता है और गम धातु आ जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इसमें से तीनों में से एक आना ही आना है, इसमें से एक आएगा, उसमें एक ही पूछेगा, उसको आपको बताना है। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। जैसे दो वाक्य दिए रहेंगे, जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, ठीक, वह घर जाता है, तो वह क्या होगा, सह गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छति। इस प्रकार से आपको संस्कृत में उसका अनुवाद, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए देगा। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपका, जैसे कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना, किसी एक विषय पर निबंध लिखना। किसी एक विषय पर जब निबंध पूछेगा तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, उनमें से एक चुनाव करके आपको उस पर निबंध लिखना पड़ेगा। जैसे हो गया पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, और दूसरा दे देगा कि आतंकवाद पर दे देगा। और जो है कि जैसे इसमें पूछ लेगा कि पर्यावरण संरक्षण में, इसमें आपको पर्यावरण के विषय में जो जितनी भी जानकारी हो उसको आपको देना पड़ेगा। और जैसे पूछ लिया आतंकवाद इस समय हमारे देश की एक बहुत ही जटिल समस्या है, उसके बारे में आप पूछ लेगा। तो अक्सर दोस्तों इनमें से एक मिल ही जाता है, आप 2 में से अगर एक याद किए रहेंगे तो एक मिल ही जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि अपने अपठित काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को किसी का एक उत्तर दीजिए। जैसे हो जाता है मुक्ति पर्व आ गया, और ज्योति जवाहर
ज्योति जवाहर, ए हो गया। जैसे मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट, ए हो गया। अग्र पूजा जय सुभाष, अग्र पूजा, अग्र पूजा जय सुभाष। इनमें से एक को लिखना पड़ेगा आपको, इतने में ही से एक आएगा, इसमें से एक लिखना पड़ेगा। अब फिर आ जाता है जैसे कि हर ज़िले में, शायद राज्य में, हर राज्य में अलग अलग किस्म के जो है कि दिए रहते हैं खंड काव्य, उस पर जो है आधारित प्रश्न जो है व्याख्या लिखना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ देता है रश्मिरथी, रश्मिरथी क्या होता है, कर्ण खंड काव्य पर आधारित है। तो पूछेगा रश्मिरथी का, जिस सर्ग को पूछेगा उसका जो है आपको लिखना पड़ेगा, पूरा सर्ग देकर लिखना पड़ेगा, और पूरी विख्यात रूप में जितने ही शब्दों का कहेगा उतने शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। रही ये बात दोस्तों आपके इतने प्रश्नों की। अब उसके बाद आपको एक जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं से रूबरू कराएंगे, और उसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ आपको जो है परीक्षा में आगे ले जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी जांचेगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आपका पूरा जो है कि देखे, क्योंकि जब आप मेन बिंदुओं पर फोकस करेंगे तो उसी को आप देखेगा। जैसे आपको किसी कवि या किसी लेखक की जीवनी लिखना है दोस्तों, मेरे प्यारे और भाइयों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको ये बता दूं कि अगर जैसे कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले आप जीवन परिचय में उनका जन्म देंगे, जन्म, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब मृत्यु हुई, कब मृत्यु हुई, कब मृत्यु हुई। उसके बाद ये तो उनका जीवन परिचय हो जाएगा। फिर उसके बाद आप दे देंगे कि उनकी रचनाएं, हेडिंग डालेंगे रचनाएं, मतलब जिस कवि का दिया रहेगा, जिस लेखक का दिया रहेगा उसकी रचना, उनकी रचनाओं को आप लिखेंगे, रचनाओं को आप लिख देंगे। लिखने के बाद उनके जीवन के विषय में और बिंदुओं पर आप लिखेंगे। तो दोस्तों जब आप ये सब लिख लेंगे तो लिखने के बाद एक काम करना कि जैसे होता क्या है कि जैसे जन्म आप दे दिए तो जन्म के नीचे डाट लिख दीजिएगा कि जन्म इतने सन में हुआ, और कहाँ पैदा हुए उसके नीचे डाट दे देना आप, और मृत्यु कब हुई उस पर डाट दे देना, और रचनाएं क्या हैं, उनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हों उस पर जो है आप डाट दे देंगे। इस तरह से दोस्तों जब डाट दे देंगे आप तो उसमें क्या होता है कि एग्ज़ामिनर का नज़र उसी पर फोकस करता है। जब एग्जामिनर जान जाएगा हाँ इस कवि से संबंधित आपने ये चीज़ लिखा है, तो आपका पूरा बायोडाटा उसका नहीं पढ़ेगा, वो पूरी तरह से आपको पूरा नंबर देकर आगे निकल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर का मेन फोकस रहता है कि लड़का क्या जानता है या बच्चे इसमें क्या जानते हैं, वही मेन फोकस होता है। जिस प्रकार से दोस्तों होता क्या है कि बच्चा अगर कोई जैसे काजल लगा हो और पाउडर लगा हो और सुंदर तरह से उसे सजाया गया हो, तो भैया उसको जो है कि लेने के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा जैसे नाक बहत बाटई, आँख बहत बाटई, तो ओका क्यों ले भैया, ओका क्यों ले। तो वैसे ही अपने कॉपी के जब जितना सजाए रहबा उतना ही जानला कि एग्जामिनर नज़र जब पड़े तो उतना ही अच्छा नंबर दे कि आगे बढ़ जाए। तो भैया हो, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ जाइए पूरी इत्मीनान के साथ, भाई और बहनों वहाँ पर पहुँचिए और आप पूरी इत्मीनान से परीक्षा दीजिए, और हर एक मोस्ट बिंदु पर आप जो है कि फोकस करते हुए आगे बढ़ें।
और इस प्रकार से आपको मालिक ने चाहा अच्छे नंबर से अच्छे परसेंटेज से आप आगे निकलेंगे। और ये हमारा मेन उद्देश्य यही था कि आपको वीडियो को किस तरह से जो है कि मोटिवेट किया जाए, किस तरह आप वहाँ जाएं और अपना अच्छा प्रदर्शन करें, यही हमारा कहने का मतलब है। तो दोस्तों ये तो हुआ हाई स्कूल के पेपर का, और हम कल आएंगे आपको लेकर वीडियो इंटर के हिंदी का वीडियो लेकर आएंगे, किस तरह से उसमें करना है आपको बताएंगे। तो आज के लिए आपसे हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।